वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल 21 टीवी और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट साईं बख्श जरवार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम किसी नए मौजू के साथ आपकी किस्मत में फिर दोबारा हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पे जो हमारा सिंध का खिता है और हमारे जो बैराड़ियाँ हैं उनमें इस मौजू की नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। इसकी जानकारी हमारे पास ना होने के बराबर है, इसीलिए हमारे बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो पाते। आज का जो हमारा मौजू है वो है डोमेस्टिक वायोलेशन के हवाले से घरेलू तशद्दुद। जैसे कि मैंने बताया कि सिंध के खिते में हमारे पास ये मामला बहुत ज़्यादा है। कभी कभी सांस लड़ती है बहू के साथ, कभी हस्बैंड लड़ता है अपनी बीवी के साथ, कभी बच्चों को मारना, कभी बहनों को, भाई को, अम्मी को लड़ना, ये सारे आ जाते हैं डोमेस्टिक वायोलेशन में। डोमेस्टिक वायोलेशन में इनसे ज़्यादा चीज़ें भी आ जाती है। आप किसी को हिरासमेंट है, सेक्सुअल हिरासमेंट होती है, किसी का पीछा करना, किसी को तंग करना, और ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। इन चीज़ों की प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। कभी कभी बहू के ऊपर जो है सांस वो इतनी हावी हो जाती है, उसको जिंदा जला के मार देती है। हमारी सोसाइटी में आजकल ऐसे बहुत सारे वाक़यात तो हो रहे हैं और हमें ये खबरें भी मिलती हैं कि फ़लाँ ने उसको जलाया, मारा। बहुत सारे मसाले होते हैं कि तुम बच्चा क्यों नहीं देती हो, तुमने बेटी क्यों पैदा की है। तो ये जो मसाइल हैं ये किसी इंसान या औरत के बस की बात तो नहीं है। सो इनके लिए प्रॉपर क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, इनसे कैसे बचा जाए। जो इनके ऊपर लड़ते हैं, तशद्दुद करते हैं, जो हस्बैंड है वो तशद्दुद करता है, बिला वजह तशद्दुद करता है, उसके भाई, उसके बहन या उसकी अम्मी उसकी बीवी पे तशद्दुद करती है, वो भी किसी की बेटी है। और ये ह्यूमन राइट्स में आता है कि आप भाई किसी को भी बिला वजह आप मार नहीं सकते। आपका राइट किसी और की बहन या बीवी या भाई पे नहीं है। आप सीधे तरीके से बात कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके ऊपर ये ऐसा तशद्दुद करे तो उसे रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उस मुसीबत से आपको कैसे छुटकारा दिलाना चाहिए? जैसे कि आप मुख्तलिफ शोबाजात में काम करते हैं, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या प्राइवेट स्कूल टीचर हैं या गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, या किसी के यहाँ आप काम करते हैं प्राइवेट या सरकारी ऑफिस में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल दरपेश आते हैं हमारे हमसे ना। आजकल के दौर में कोई बंदा किसी को सेक्सुअल हिरासमेंट कर रहा है, कोई आपको धमका रहा है, कोई डरा रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आप उनसे तंग आ गए हैं, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको उनसे प्रोटेक्ट है, आपको कोई थ्रेट कर रहा है कि भाई मेरी फलां बात मानो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब आपके राज, फॉर सपोज आपके राज मेरे पास है, आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं आपको मार दूंगा, या आपकी वीडियो है, जो भी सबूत है, जिस जिस चीज़ से भी वो आपको धमकाता है, डराता है, वो मंजर आम पे ला दूंगा, फलां को दिखाऊंगा, अपने वालिदैन को दिखाऊंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, इधर आओ उधर जाए। तो ये जो सारे मामलात हैं, हर जगह से इनको ये घिरे हुए हैं लोग। खास तौर पे हमारी औरतें और बच्चों पे भी जिनसी तशद्दुद होते हैं, जिनसी हरासमेंट होती है, बच्चों को अगवा किया जाता है, जिनसी तशद्दुद के बाद उनको मार दिया जाता है, गला घोंट के, कोई बच के भी निकलता है, या जब वो बरामद होते हैं। तो इन सारे मामलात में हमारा जो पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें इन चीज़ों के लिए कौन सी रेमेडी है, क्या रखा गया है कि भाई इनसे कैसे बचें, इनसे कैसे निपटा जाए। और बहुत सारे कानून हैं हमारे में रिवायजी, हम उन पे भी थोड़ी बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 25 तक बुनियादी हैं, वो है फंडामेंटल, बुनियादी राइट, इंसान के बुनियादी हुकूक, उनमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप बोलने में आज़ाद हैं, आप अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। उसमें अगर नॉन कम्युनिटीज़ हैं, हमारी नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके भी राइट हैं, उनका भी जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। मिनॉरिटी वगैरह, उनको भी बराबर के हुकूक हैं, उनको भी कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, हर जगह उनको
नौकरी वगैरह जो भी है काम काज आराम से मिल सकता है, और उनमें बच्चों के राइट्स हैं, सबके हैं। अगर आपको कोई भी तंग करता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको बुनियादी फंडामेंटल्स जो हैं उनके कानून में वो आपको राइट देता है। उसके बाद CRPC में भी ये चीज़ें ऐड हैं। अगर कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव करे तो आप कैसे बचेंगे, क्या करना चाहिए आपको। डोमेस्टिक वायोलेशन के हवाले से जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो प्रोविंशियल असेंबली है 2013 में, उसने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है, खास तौर पे वुमेन के हवाले से, औरतों के लिए हवाले से वुमेन प्रोटेक्शन सेल भी बने हुए हैं जो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बने होते हैं, और SP ऑफिस है वहाँ पे भी बने होते हैं इनके। वुमेन थाना भी होता है, वुमेन प्रोटेक्शन सेल होता है, वहाँ पे जो है लेडी पुलिस ऑफिसर होती हैं, और प्रोटेक्शन कमेटियाँ भी बनी हुई हैं। जब भी जहाँ भी वायलेशन होता है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप प्रोटेक्शन कमेटी है जो प्रोविंशियल असेंबली ने जो रेजोल्यूशन पास किया उसके सूरत में जो वो जो राब्ते में आई है, आप उनसे राब्ता करेंगे कि भाई फलां फलां बंदा जो है वो मुझसे लड़ रहा है, मुझे तशद्दुद कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, धमका रहा है, जो भी है वो आप प्रोटेक्शन कमेटी के पास अपनी शिकायत ले जाएंगे। प्रोटेक्शन कमेटी का काम है वो खुद ही आपका केस बनाएंगे, वो खुद कोर्ट में पेश करेंगे। जो लीगल एड है, एडवोकेट है, वो भी वो प्रोवाइड करेंगे। अगर उन पे वो प्रॉपर अमल करते हैं, अगर उस पर प्रॉपर अमल किया जाता है, वो प्रॉपर अपना काम करती है जो लीगल कमेटी है, तो बहुत तरीका वहाँ पे अगर किसी ने आपको कोई चोट पहुंचाई है, मारा पीटा है, तो वो आपकी मेडिकल भी वहाँ पे फ्री करेंगे। प्रोटेक्शन कमेटी में शामिल होंगे, डॉक्टर होगा, फिजिशियन होगा, और नफ्सियात के माहिर डॉक्टर होंगे। कोर्ट की तरफ से एक लेडी कांस्टेबल होगी, पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर की रैंक के होंगे, और 2 लोकेलिटी के सिविल वुमेन होंगी। इन पूरों का सेट बना होगा जो प्रॉपर निगहदाश्त करेगा, और वो कोर्ट में आपका केस भी पेश करेगा, मेडिकल देगा। अगर आप फिर अपने घर जाना चाहेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं जाना चाहेंगे तो भी शेल्टर फ्राहम करना भी कमेटी का है। ये इसी कमेटी का फर्ज है कि वो आपको आर्जी किसी घर में रखेगी और प्रोटेक्ट करेगी जब तक आपका वो मामला हल नहीं हो जाता, या जब तक आप खुद नहीं कहते कि भाई मैं अब अपने घर जाऊंगी या यहाँ वहाँ पे जाऊंगी, जाना चाहती हूँ, ताया के घर, चाचा के घर, अम्मी के घर, नानी के घर, जिसके भी घर आप जाना चाहेंगे, फिर ही वो आपको देंगे। मतलब वो आपसे प्रॉपर पूरा का पूरा ताउन करेंगी। अगर उस पे कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, अगर जो बंदा है जो आपसे ये बर्ताव कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उस बंदे के लिए भी वो ऑर्डर पास होगा। उसमें उसको कोर्ट तंबी करेगी कि आपको इन चीज़ों से बाज रहना है। फॉर सपोज अगर वो बंदा बाज नहीं रहता तो उसको क्या पनिश होगी? उसके लिए उसको एक कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 साल की सज़ा हो सकती है और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। अगर वो बार बार ये गलती कर रहा है और कोर्ट के आर्डर को नहीं मान रहा तो वो उसकी सज़ा बढ़ती जाएगी। पहले 1 साल होगी, फिर 2 साल तक जाएगी, जो जुर्माना होगा 1 लाख होगा, फिर 2 लाख तक जाएगा। और कोर्ट का तरीक़ेकार, अगर प्रोटेक्शन कमेटी या ये सारी सहूलियात वहाँ पे आपके इलाके में मौजूद नहीं है, आपके इर्द गिर्द में मौजूद नहीं है, या वो आपसे किसी किस्म का ताउन नहीं कर रहे, आप उनके पास गए हैं, अपनी शिकायत लेके वुमेन प्रोटेक्शन सेल के पास गए हैं, आप वुमेन जो है थाना वहाँ पे गए हैं कि भाई फलां आदमी, सास या हस्बैंड या उसके भाई, कोई भी बंदा आपके साथ आपसे लड़ रहा है, या बूढ़ी माँ गई है कि भाई बच्चे मुझे घर से निकाल रहे हैं, मेरे घर पे कब्जा कर रहे हैं, या बूढ़ा बाप या कोई भी प्रोटेक्शन के लिए जाएगा, अगर वो उनकी बात नहीं मानते, प्रॉपर उस पर अमल नहीं करते, आपके साथ ताउन नहीं करते, तो क्या करना चाहिए? उसमें भी अलग एक रेमेडी है आपके पास जिससे आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है और आपकी बात सुनी जाएगी। वो है कोर्ट में जाएंगे आप फॉर प्रोटेक्शन, और FIR अगर करवानी है आपको तो भी आप जाएंगे। आप वो
اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کسی پرائیویٹ وکیل کے پاس جائیں گے، اپنا جو بھی مدعا ہے وہ سارا آپ ان کو سنائیں گے کہ میرے ساتھ یہ فلاں فلاں مسئلہ ہے اور یہ فلاں آدمی مجھے فلاں بات پہ تنگ کرتا ہے، مارتا ہے، تانے دیتا ہے، یا مجھے فار سپوز میرے بچوں کو مارتا ہے، یا یہ ایسے ہے کہ بچوں سمیت اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، سب کے ساتھ ملا ہوا ہے، مجھے وہ تھریٹ ہے کہ اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، گولی مار دوں گا یا قتل کر دوں گا، جلا دوں گا، گھر سے مجھے بے دخل کر دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ کون سا راستہ ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے پروٹیکٹ کرے گی؟ اس کے لیے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سمپل اپلیکیشن جو ایس ایس پی کے پاس موو کرتے ہیں، اس میں آپ اپلیکانٹ بنتے ہیں، درخواست گزار جسے کہتے ہیں، جو بھی آپ کا مدعا ہے، آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا ہے، وہ پوری کہانی ہے وہ آپ اس پہ لکھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں ایس ایس پی کے پاس، ان کا جو سیل ہوگا، شکایت سیل، وہاں پہ جائیں گی، ان کو وہ اپلیکیشن دیں گی، اگر وہاں پہ وومن پروٹیکشن سیل ہے تو ان کو بھی آپ وہ اپلیکیشن دیں گی اور ان سے ریسیو کروا کے واپس لیں گی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کارروائی کرتے ہیں، وہ بھی بہتر ہے۔ اگر اس سے بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا اور یہ معاملات جو آپ کے ساتھ ہیں یہ بتدریج چلتے رہیں گے اور بھیانک ہوتے جائیں تو پھر آپ جائیں گے کورٹ۔ کورٹ میں آپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ پرائیویٹ وکیل کے پاس جائیں گے اور وہ بھی آپ کو پہلے یہی کہے گا کہ بھئی آپ نے ایس ایس پی کو اپلیکیشن موو کی ہے اس معاملے کے حوالے سے، اگر نہیں کی تو وہ آپ کو اپلیکیشن موو کروائیں گے پہلے، جو اگر آپ نے اپلیکیشن موو کر دی ہے تو پھر آپ بنائیں گے 22AB، کانسٹیٹیوشن سی آر پی سی میں ہے 22AB، فار پروٹیکشن فار ایف آئی آر، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس آپ کی عدالت کورٹ میں جمع ہوگی وہیں پہ چلے گی۔ پھر وکیل صاحب آپ کے وہ بنائیں گے جو بھی آپ کے پرابلم سے، آپ کو تکلیف ہے، جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو ہراس کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، جو بھی چیز ہے، جہاں بھی لڑ رہے ہیں، فیکٹری میں ہے، کوئی ٹیچر لڑ رہا ہے، کوئی جو آپ کے ساتھ کام کرنے والا بلیک میل کر رہا ہے، راستے میں آتے جاتے کچھ گنڈے، کچھ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو آپ ان کے نام دیں گے، ان کا پتہ، ان کی ایڈریس دیں گے اور جو بھی شکایت ہے وہ آپ درج کریں گے۔ ایس ایس پی صاحب کو جو آپ نے اپلیکیشن وغیرہ موو کی ہے وہ آپ ان کو دیں گے، وکیل صاحب کو۔ اگر آپ پریس میں گئے ہیں تو اس کی بھی اخبار میں کٹنگ ہوگی، وہ بھی آپ دیں گے، اگر کلپ ہے وہ دیں گے، یا یا وومن تھانے میں آپ گئے ہیں، وومن سیل میں آپ گئے ہیں، این سی کٹی ہے آپ کی درخواست، جہاں بھی جو بھی سلسلے میں آپ نے کام کیا ہے وہ سارا آپ کی جو وہ پٹیشن ہے اس میں جمع ہوگا، پھر وہ پٹیشن داخل ہوگی، آپ کو ان کے لیے کورٹ جانا پڑے گا، اس میں آپ درخواست گزار بنیں گے، جسے کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے، آپ کو آئی ٹی میں جانا پڑے گا، وہاں پہ اپنا ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا، پھر وہ آپ کی پٹیشن جمع ہوگی وہاں پہ سپریڈنٹ کے پاس۔ جمع ہونے کے بعد اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، آپ اس میں ایس ایس پی کو پارٹی بنائیں گے اور پروٹیکشن کمیٹی یا پروٹیکشن سیل یا تھانے کو ان کو بھی بنا سکتے ہیں، پر مین ایس ایس پی ہوگا، اس میں ذمہ دار سب سے بڑا آفیسر ہے لا انفورسمنٹ کے سے ڈسٹرکٹ کا، تو اس کے ساتھ آپ 2 سیٹ بھی دیں گے جو آپ کے اپلیکیشن کے ہیں، وہ جائیں گے نوٹس کے تھرو ایس ایس پی صاحب کے ساتھ کے پاس، 7 دن کا ٹائم ہوگا، اس میں ایس ایس پی 1 by 1 جو بھی ہے پرسن، ایگری پرسن ہے، انجرڈ پرسن ہے، وومن ہیں، بچے ہیں، کوئی اور ہے، ان کو اپنے پاس بلائے گا اور وہ کاپی فارورڈ کرے گا اسی جو آپ کی حد کا تھانہ ہے پی ایس ہے وہاں پہ بھی وہ آپ سے بیان لیں گے، آپ کے علاقے میں آئیں گے، وہاں پہ ایس ایس پی آفس میں بھی آپ کو بلایا جائے گا اور آپ سے ڈیٹیل پوچھی جائے گی کہ بھئی آپ بتائیں آپ نے یہ درخواست دائر کی ہے تو کیا معاملہ ہے، کیا شکایتیں ہیں، آپ کو بتائیں۔ آپ دونوں ایس ایس پی صاحب کے پاس آپ جائیں گے، ان کو بتائیں گے، وہ 7 days کا جو ہے آپ کا پروسیجر پورا مکمل ہوگا، آپ کورٹ میں آئیں گے، تو جیسے کورٹ میں آئیں گے اس سے پہلے جو بھی آپ نے اس کے لیے جدوجہد کی، ایفرٹس لی ہیں، اپلیکیشن وغیرہ یہ وہ ساری ہیں، وہ آپ اس فائل میں جب جمع کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت سارا بینیفٹ بنے گی۔
اس سے پتہ پڑے گا کہ واقعی آپ جھوٹ نہیں بول رہے کسی بھی معاملے میں. یہ جو چیزیں ہیں آپ نے یہ کارروائی کی ہے وہ آپ کے کیس کو سپورٹ کریں گی, وہ اسے بہت مضبوط کریں گی. جو اپلیکیشنز وغیرہ ہوگی اور اسی کورٹ کے دن ایس ایس پی کی رپورٹ بھی آ جائے گی اور یہ ساری ہو جائیں گی. پھر وہ جیسے بھی ہوگا فیصلہ وہ سارے ہوں گے, وہاں پہ فیصلہ ہوگا کورٹ کا, وہ آپ کے حق میں آئے گا, آرڈر جائے گا مختلف تھانوں میں, وہ آپ کو پروٹیکشن مل جائے گی. دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہم پھر اپنے نیکسٹ موضوع کے ساتھ پیش ہوں گے آپ کی خدمت میں. آپ اپنا خیال رکھیے, جب تک اللہ حافظ.